अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत का रुख फिर बदल गया और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था आज वो सही हो गई। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर। लेकिन पाबंदी तभी लग सकती है जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई फैसला दे। इसके क्या इम्कानात हैं, हम पूछेंगे माहिर कानूनदानों से जो सिर्फ कानूनी पेचीदगियों से वाकिफ नहीं हैं बल्कि सियासत के दाव पेच से भी वाकिफ हैं। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी बात करेंगे जिसके नतीजे में 77 मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पलड़े में आ गई हैं और अब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन क्या नजरसानी में रिलीफ मिलने का कोई इम्कान है और क्या सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के इंतहाई इकदाम की वजह बना? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, माहिर आईने कानूनदान हैं और साबिक चेयरमैन सेनेट हैं। आबिद साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल और सीनियर वकील हैं, और इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले वसीम सज्जाद साहब, आपकी जानिब, चूँकि आपकी जो राय है वो सिर्फ वकला बरादरी नहीं बल्कि पूरा मुल्क बड़े गौर से सुनता है, तो मुझे ये बताइए जो अब पाबंदी की बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसकी वजूहात भी बताई जा रही हैं कि जी एक साइफ़र का केस है, एक फ़ॉरेन फंडिंग केस का बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है 9 मई के वाक़यात के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इन वजूहात की बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा सकती है? हमारी तारीख में एक नजीर मौजूद है कि मौजूदा एएनपी उस वक्त नैप कहलाती थी, नेशनल अवामी पार्टी, उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसको ये 70s की बात है जी, तो उस पर पाबंदी लगी थी। तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पे हुकूमत को जो शहादतें हैं, जो सबूत हैं वो पेश करनी पड़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट अगर वो कन्विंस कर सके कि जी ये पार्टी जो है वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको आप होल्ड करेगा, नहीं तो उसको खारिज कर देगा। वसीम सज्जाद साहब, आप लोग तो हमेशा जो भी शाहिद होते हैं उनकी बिना के ऊपर जवाब भी देते हैं, मगर मैं आपको आई एम पुशिंग यू अ लिटिल बिट कि मैं आपको ये जानने की कोशिश करी हूँ और आवाम भी ये जानने की कोशिश करिए कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने चंद दिन पहले ये तस्लीम किया और 11 जजेस ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनफैक्ट एक सियासी जमात है, और उसके अंदर से 8 जजेस ने जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया। जो मौजूदा शाहिद मौजूद हैं और तमाम पार्टीज शायद फंडिंग बाहर से लेती हैं, क्या उस बिना के ऊपर यही सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा देगी पीटीआई के ऊपर? देखिए जी, मैं अक्सर अवॉइड करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला आ रहा हो या आने वाला हो उसमें मैं अपनी राय देनी शुरू कर दूं, ये मुनासिब नहीं होगा। कानून जो मैंने बयान किया है वो यही है कि सबूत अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए कि एक पार्टी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है तो उनको पाबंदी लगाने का इख्तियार है। अब ये दूसरा जो केस है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वहां ये सवाल नहीं था कि ये सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वहां पे सवाल ये था कि, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि ये जो पीटीआई है क्या ये सिंबल न होने के बावजूद एक सियासी पार्टी कहलाएगी? तो उनका फैसला ये है कि सिंबल न मिलने से वो अपनी हैसियत बतौर पॉलिटिकल पार्टी उसकी खत्म नहीं हो जाएगी, वो सियासी पार्टी रहेगी, और चूंकि वो सियासी पार्टी रहेगी लिहाजा उनको मखसूस नशिस्तों का हक है। तो वो फैसला जरा मुख्तलिफ है। ये जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा ये थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का होगा, मुख्तलिफ सबूत पेश करने होंगे
मुख्तलिफ जाविये से सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात को देखना होगा। ये दोनों चीजें एक ही किस्म की नहीं है, फर्क चीजें हैं। राइट, मगर अलाउ मी टू पुश यू अ बिट, क्योंकि सहाफ़ी वही काम करते हैं कि थोड़ा सा पुश ही करते हैं। तो आबिद साकी साहब, वही सवाल मैं आपके सामने ही रखूंगी। वही सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह मैंने वसीम सजाद साहब से पूछा, जिन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तस्लीम किया कि जी वो एक सियासी जमात है। क्या जो मौजूदा शवाहिद हुकूमत के पास हैं उसकी बिना के ऊपर और जो मौजूदा सियासी इस वक्त इन्वायरमेंट है, पाबंदी लगा देगी पीटीआई पर? हाँ, देखें जी, जैसे वसीम सजाद साहब ने फरमाया है कि वो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक मैकेनिज़्म पूरा प्रोवाइडेड है विद रिगार्ड टू द डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अब ये कहना कि वो लगा देगी या नहीं लगा देगी, मेरा ख्याल है ये तो अभी बहुत प्रीमेच्योर बात है। लेकिन गिवन द कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द इशू नाउअडेज, मेरा ख्याल ये है कि ये इन्होंने अब और कोई रास्ता अपने पास इनको नहीं मिला और उसके नतीजे में इन्होंने ये एक सोच डेवलप की है कि पार्टी जो है उसको डिज़ोल्व कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। मेरा ख्याल है इस वक्त जिस फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव जजेस इस तरह जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड दे आर जेलसली गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजन जी। और मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल में ये इनका जो मकसद है शायद पूरा ना हो सके, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करना और उनको थ्रू सुप्रीम कोर्ट डिज़ोल्व करवाना, जबकि वो एक यानी लीडिंग नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ हाउस में बैठी हैं और फिर अब एक लार्जेस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है वो ऐवान में। तो अब लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब डिज़ोल्व करके उस जो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, ये आइनी और कानूनी तरीक़ाकार है हुकूमत को रन करने का और फिर चलाने का निज़ाम को, तो फिर वो कैसे यानी आप उसको महफूज रख सकते हैं। तो ये तो एक फर्दर कोई बड़ा डिज़ास्टर जो है वो एंटिसिपेट किया जा सकता है इन व्यू ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट बी इन फेवर ऑफ dissolving any political party pursuant to the reference sent by the federal government, और पर्टिकुलरली इस मौजूदा सूरत हाल में जबकि वो एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बईदस क्यास, ये बड़ा मुश्किल होगा जी। हाफिज एहसान साहब, आपने आबिद साकी साहब की बात सुनी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है कौमी असम्बली के अंदर, तो ये आसान नहीं होगा इनको डिज़ोल्व करना। और माजी में मैं अगर आपको ले जाऊं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान, आपको याद है उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी, मगर फिर उन्होंने मुजाहरा किया और उसके नतीजे में एक कोई बैक हैंड डील हुई जिसके नतीजे में उनको फिर से बहाल कर दिया गया। तो जब एक वो भी प्रेसिडेंट है और हमने माजी में देखा जिस तरह के वसीम सजाद साहब ने ANP का हवाला दिया, उन्होंने फिर अपना नाम बदल कर वो फिर से आ गए, तो क्या ये हल है? उससे क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वजूद ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मेरे बड़े ऑनर की बात है कि आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज के 3 एरियाज़ हैं, ब्रॉड एरियाज़ हैं, जो आपके सामने आज जो 2 डेवलपमेंट्स आई हैं। एक आपके सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डेवलपमेंट आई है आर्टिकल 17 विद पार्टी कॉन्टेक्स्ट आई है, और दूसरा आर्टिकल 6 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जो बात आई है वो डेफिनेटली आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 17 जो है इसके 2 मेजर एरियाज़ हैं। एक इसका मेजर एरिया है जो आपका प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया के अंदर एक लीगल मैंडेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि अगर आप पाकिस्तान की किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और ये आपका फंडामेंटल राइट है तो आप पार्टी बना भी सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है 3 एरियाज़ के अंदर जो है वो काम नहीं करती, यानी कि उन एरियाज़ को वायलेट करती है, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, स्टेट सिक्योरिटी है और फॉरेन फंडेड है, तो फेडरल गवर्नमेंट को लॉ ने मैंडेट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप एक डिक्लेरेशन दे के, और वो डिक्लेरेशन है आपकी कैबिनेट का, चीफ प्राइम मिनिस्टर का और मिनिस्टर्स का, और वो 15 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भिजवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट देगी, हतमी फैसला। दूसरा उसी के अंदर सेक्शन 214 जो है 12 जो है वो इलेक्शन एक्ट का है, वो ये प्रोवाइड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी 2017 के एक्ट के पार देता है कि अगर इन एरियाज़ के अंदर वो काम है जिसकी तरफ 3 मैंने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, स्टेट सिक्योरिटी है, प्रेजुडिशियल टू द नेशनल
नेशनल इंटरेस्ट है या फॉरेन फंडेड है, तो इलेक्शन कमीशन भी एक रेफरेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा सकता है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 15 दिन के अंदर वही आर्टिकल 17 का प्रोसेस जो वो इन्वोक होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये जो रेफरेंस आया है ये गलत है, या आर्टिकल 72 की जो स्पिरिट है 17(2) की, उसके अगेंस्ट है, उसे डिसमिस कर देंगे। और हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि पाकिस्तान के 73 कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जमात इस्लामी को भी बैन किया गया था और जमात इस्लामी ने जब उसको चैलेंज किया गया था तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उनकी पटिशन को एक्सेप्ट किया गया, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर उनकी पटिशन को डिसमिस की गया। उस जो ऑर्डर था 1908 का जो फेडरल गवर्नमेंट का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमात इस्लामी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी तो उसे ख़त्म किया। इसी तरह 73 के बाद भी है। तो उस हद तक यह है कि वर्डिक्ट फाइनल है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपस के अंदर पॉलिस के अंदर नहीं आती, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर एक दूसरे को नहीं आती, लेकिन अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है, प्रेरोगेटिव अल्टीमेट डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस पार्टी का डिक्लेरेशन जो फेडरल गवर्नमेंट ने भिजवाया है तो उसका फॉलो अप सेक्शन 213 इलेक्शन एक्ट का है कि जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, चाहे नेशनल असेंबली है, सेनेट है, प्रोविंशियल असेंबलीज है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्हें डी सीट कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह है जी। और बाकी पोलिटिकल एक्टिविटी भी जो बैन हो जाएगी। तो आपका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेती है और पाबंदी लगा दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो उसके मेंबरान चाहे वो कौमी असेंबली में हो चाहे वो सूबाई असेंबली में हो उनको डी सीट कर दिया जाएगा। दैट इज द लॉ। इसके ऊपर वसीम सजाद साहब और आबिद साकी साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी है। वसीम सजाद साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम जो है एलाय है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो अब तो हुकूमत ने ये फ़ैसला कर दिया और फ़ैसला करते हुए ये भी कहा था कि हमने इत्तेहादियों को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया है। आप तो सियासत को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पार्लियामेंट किस तरह काम करती है उसको भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अब आप क्या तजवीज़ देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? जी, ये जो इस किस्म का मामला होता है इसके कानूनी पहलू भी होते हैं लेकिन उसके सियासी पहलू भी उतने ही अहम होते हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त हलीफ है हुकूमत की और ये एक कोalition है। बगैर पीपल्स पार्टी के उनकी मेजॉरिटी भी नहीं बनती। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत कर दी और पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन आ गई या ये एक ओपिनियन आ गई कि हम इस रेफरेंस से इत्तेफाक नहीं करते, तो ये बहुत कमजोर हो जाएगा रेफरेंस सियासी लिहाज से। और उसका बराह रास्त असर सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ेगा? जी, सुप्रीम कोर्ट तो आमतौर पे सियासी चीजों का असर नहीं लेती, लेकिन लाजमी बात है अगर पब्लिक ओपिनियन ये डेवलप हो जाए कि ये रेफरेंस जो है पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही या मेजॉरिटी पार्टी नहीं करते, उसका असर तो पड़ता है। अच्छा तो वसीम साहब, उसके कानूनी पहलू देखने जी एक बात और साफ कर दीजिए, जिस तरह के यहाँ पे हाफिज एहसान अहमद साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाती है और वो कामयाब हो जाते हैं तो उनके जितने भी रुकन हैं, चाहे वो कौमी असेंबली के अंदर हो या सूबाई असेंबली के अंदर हो, क्या वो डी सीट हो सकते हैं, अपनी सीट खो बैठते हैं? ये हवाला सही दिया था ना, ये सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट उसको नाअहल करार दे दे तो उसके जो मेंबरान होते हैं कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, लोकल गवर्नमेंट, वो सारे उनकी जो सीटें हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उस टर्म में जिस टर्म की वो असेंबली होगी उसमें दोबारा फिर हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, ये दिलचस्प बात आपने की, मगर दूसरी तरफ से आबिद साकी साहब, अगर हम इमरान खान साहब के केस को देखें तो इस वक्त उनके ऊपर कोई एज सच कोई ठोस मुकदमा जो है वो नहीं है, तो उनको जेल में रखने का जवाज़ क्या है? 9 मई के हवाले से उनके ऊपर रेफरेंसेस हैं तोशा खाना के अंदर, तो मगर वो तो नैब के अंदर होगा, तो फिर क्या जवाज़ है खान साहब को इस तरह जेल में रखने का? देखें, ये एक ब्लैटेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है थ्रू आउट। ये 9 मई के वाक़यात को कहानियाँ बना के जिस तरह पूरी कौम को ज़हनी तौर पर यरगमाल बनाने की कोशिश की गई है,
और एक मैं समझता हूँ कि इस सवाल पर इस निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है चंद लोगों की इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग की वजह से। और जिन लोगों ने ये कंसीव किया है कि पीटीआई को हम आर्टिकल 17 के तहत वहाँ से डिज़ॉल्व करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये उनकी मिसकैलकुलेशन भी है और इमेच्योर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है। एंड पर्टिकुलरली जब आपने अभी इतला दी है कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया, तो मैं समझता हूँ शुक्र है पीपल्स पार्टी को अपनी जमहूरी रवायात का कुछ एहसास है और उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस मुल्क में जमहूरियत के लिए दी हैं शायद वो उनको उस हद तक जाने से रोक रही हैं कि वो इस पूरे मुल्क के निज़ाम को तबाह करने में हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ये कुक्ड अप केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो अब वन आफ्टर दी अदर आपको अदालतों से उनके नताइज निकल रहे हैं। तमाम अदालतें मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर उन केसेस को डिसाइड कर चुकी हैं आपके सामने। अब तो मेरा ख्याल है बाकी मादा कोई केसेस नहीं रह गए, अब पेंडिंग केसेस में गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। और ये सारा असल में एक जो पीपल विल है उसको ना एक्सेप्ट करने के नतीजे में ये सारा खलफशार है और सारा फसाद है। और जिस अंदाज में, जिस खौफनाक और मशकूक अंदाज में इंतखाबात हुए इस मुल्क में और उसके नतीजे में जिस तरह का निज़ाम इन्होंने कायम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ उसके रद्द अमल के सामने ये नहीं ठहर सकेंगे। अच्छा, हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि अब हुकूमत जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो क्या मांगेगी? क्या वो फुल कोर्ट मांगेगी? देखिए चीज़ ये है, एक तो ये है कि मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की हद तक या अलाइड पार्टी की हद तक जो है वो एक पॉलिटिकल सपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला वो कैबिनेट है और पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। अगर गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट एक पास कर देती है और उसके बाद वो चला जाता है, और कभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये नहीं होता कि जी 6 पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं या 2 कर रही हैं या 4 कर रही हैं या 5 कर रही हैं, चूँकि एक्सटर्नली तो एक चीज़ हो सकती है लेकिन फ़ैसला उसी आर्टिकल 17(2) के अंदर जाके उन्हें कि क्या वो ऐसा मवाद फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी को करें। और ये मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 2 फैसले आए हैं इस मामले के अंदर, और दोनों चीज़ों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एरियाज ऐसे हैं। लेकिन जो चीज़ इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसी आर्टिकल जो 17 है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉरेन फंडिंग वाला ऐसा एक मामला है कि जिसके अंदर जो दूसरे हालात के साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाइज जो है आप उसको डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है या रिस्ट्रिक्टेड आपका एरिया है या फॉरेन फंडेड है। अगर ये चीज़ें जिस तरह इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला भी इसमें 2023 मगर वो ऑलरेडी केस पेंडिंग है ना। नहीं देखे ना, केस देखे ना, इलेक्शन कमिशन ने फैसला किया है ना, तो उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अभी इसको टेक अप नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है वो सस्पेंड नहीं किया, बल्कि उसके अंदर ये है कि चूंकि उसके 2 हिस्से थे ऑर्डर के, एक उसका ये था कि उन्होंने डिक्लेयर किया और दूसरा उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन थी जो उनकी इंटरनल कमेटी बन रही है। अभी तो ये अदालत में मामला है जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो ऐसी एक बुनियाद है जो पहले जब आपका 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था तो फॉरेन फंडिंग वाला एलिमेंट इतना नहीं था। एक ये, दूसरी चीज़ ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप जाएंगे और कोई ऐसा अपीलेट फोरम भी नहीं है और एक ही सुप्रीम कोर्ट है जिसका एक ही फैसला है जिसके ऊपर आप रिव्यू भी नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्शियस होगी और चीफ जस्टिस जो मौजूदा है जो है वो जाएंगे फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है मुनासिब जाएं तो सही। मगर वसीम सजाद साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ठीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका फैसला दे दिया है, मगर अभी भी इसका फैसला जो है वो लोअर कोर्ट से देना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना है। तो क्या फॉरेन फंडिंग केस की बिना के ऊपर और उसके शवाहिद के बिना के ऊपर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी? आई मीन व्हाट विल बी द लीगल आर्गुमेंट, चूँकि ऑलरेडी जो वो केस है वो अदालत के अंदर इस वक्त उसके ऊपर बहस हो रही है, इट्स स्टिल अ लिविंग केस। तो देखें जी, सुप्रीम कोर्ट यकीनन इस चीज को देखेगी कि एक मामला कोई 4-5 साल से चल रहा है और वो हाई कोर्ट में है, पहले इलेक्शन कमीशन में था, तो यकदम उसकी बुनियाद पर उसको बैन कर देना, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसको बड़ी बारीकी से देखेगी और शायद वो ये कहें कि ये पहले फैसला हो लेने दे, अदालतों में फैसला हो जाए कि ये फॉरेन फंडिंग बनती है
और क्या उसकी बुनियाद पे एक पॉलिटिकल पार्टी को हम खत्म कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मेरे ख्याल में अगर ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट शायद इस तरफ जाए कि पहले फैसला होने दे फिर देखेंगे। अच्छा, और आर्टिकल 6 के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये भी कहा है कि जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर जो है आर्टिकल 6 जो है वो लगा सकते हैं, चूँकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उन्होंने रिजेक्ट किया था और असेंबलीज जो थी वो डिज़ोल्व कर दी थी। तो उस हवाले से आपको लगता है कि क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है? देखिए जी, आर्टिकल 6 जो है उसका एक कॉन्टेक्स्ट है और वो जब ये आर्टिकल 6 इनैक्ट किया गया था तो मकसद ये था कि जो एक कुव्वत की बिना पर आइन को सस्पेंड करते हैं या आइन को खत्म कर देते हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। यानी कोई कुव्वत इस्तेमाल करके आइन को बिल्कुल बेबस कर देते हैं। तो अगर कोई एक गलत कानूनी कदम उठाता है, किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं है, तो प्राइमा फेसाई मुझे लगता है कि आर्टिकल 6 का इतलाक करना हो, क्योंकि एक शख्स कानून की गलत इंटरप्रिटेशन करता है या वो कानून का सही समझता नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये काफी नहीं होता आर्टिकल 6 को लागू करने के लिए। आर्टिकल 6 लागू करने के लिए जरूरी है कि फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकत का इस्तेमाल करके आइन को खत्म कर दिया जाए या उसको मुअत्तल कर दिया जाए, जिस तरह डिक्टेटर्स करते रहे। ठीक है, जिस तरह डिक्टेटर्स करते रहे। आबिद साकी साहब, देखिए दोनों तरफ से आर्टिकल 6 का शोर है। एक तरफ से इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि जी मौजूदा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, चूँकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो क्या उनके ऊपर इस मामले के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है? मेरा ख्याल ये है कि ये सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ये इनको नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 6 का जो कॉन्टेक्स्ट जैसे वसीम सजाद साहब ने इरशाद फरमाया है वो यही है कि थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स आप अगर आइन को यानी एब्रोगेट करें, सस्पेंड करें, हेल्ड इन अबेंस करें तो फिर आपके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये फ़ौजी आमरीतों के जो आइन शिकन इक़दामात से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इस आइन को और इस डेमोक्रेटिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये आर्टिकल 6 लेके आए थे। आज तक मुशर्रफ के अलावा बाकी जर्नैलों पे तो आर्टिकल 6 कभी लगता नहीं है जिन पे लगना चाहिए। चले सियासतदान एक दूसरे पे लगा रहे हैं। इतने सियासतदानों की अपनी देखेंगे, इनकी अपनी ये नाकबत अंदेशी मैं इसको कहूँगा और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कहूँगा कि ये एक दूसरे को आर्टिकल 6 जो है वो सुनाते रहते हैं। आर्टिकल 6 जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़ और पार्लियामान के मेंबर्स के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दामात की बुनियाद पर नहीं लग सकता। ये थ्रू फोर्स एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, होल्डिंग इन अबेंस हो, सबवर्जन हो तो फिर ही इस्तेमाल होता है। अब वो फोर्स रखने वाली कुव्वत जो है वो आपको भी पता है वो सिर्फ उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ और सिविल सोसाइटी के खिलाफ ये आर्टिकल 6 इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो बड़े साफ तरीके से वसीम सजाद साहब और आबिद साकी साहब ने कह दिया है कि आर्टिकल 6 जो है वो इस तरीके से नहीं लग सकता जिस तरह हुकूमत इमरान खान साहब के ऊपर और इमरान खान साहब जो है हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगाना चाह रही है। आर्टिकल 6 सिर्फ तब लग सकता है जब कुव्वत का जो है वो इस्तेमाल हो या जोर का इस्तेमाल हो या पावर का इस्तेमाल हो, और वो सिर्फ डिक्टेटर्स ही इस मुल्क के अंदर करते रहे हैं। जिस तरह साकी साहब ने कहा कि आर्टिकल 6 कभी किसी डिक्टेटर के ऊपर भी नहीं लगा और नहीं लग सका। तो इस हवाले से एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, मगर फिर हमने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी बात करनी है जिसके तहत जो है अब हुकूमत कह रही है कि हमने रिव्यू में जाना है, चूँकि इस फैसले के तहत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो रिव्यू में जाएगी, और ये वो फ़ैसला है जिसके नतीजे में मखसूस नशिस्तें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी। आपसे पूछती हूँ हाफिज़ साहब कि क्या रिव्यू में अगर आप जाते हैं तो उसका स्कोप क्या होगा, चूँकि यहाँ पे 8 जो जजेज़ हैं
उन्होंने तो ये कह दिया कि जी तहरीक इंसाफ जो है उसको ये सीटें मिल जानी चाहिए थी। अगर आप रिव्यू में जाते हैं तो क्या आप उन्हीं जजेस को जो कहेंगे कि जी आप वापस आएँ उस बेंच के ऊपर, या कि आप एक छोटा बेंच बनाएंगे? देखें, इस तरह है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी कोई चीज़ का फ़ैसला आता है उसके ऊपर अगर पहले 184 के अंदर था तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, तो उसके अंदर इंट्रा कोर्ट अपील का एक कॉन्सेप्ट आया। और अगर आप रिव्यू के अंदर जाते हैं तो आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर आप जाते हैं और उसके अंदर वो सारे जजेस जो हैं वो सुनते हैं जिन्होंने ओरिजिनल फैसला किया हो कि आर्टिकल 51 के अंदर सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी क्वालिफाई कर सकती है जिसने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो और उसने किसी भी प्रोविंस के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर एक सीट जीती हो और 3 दिन के अंदर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। समझते हैं कि रिव्यू के अंदर कोई सुकम है और रिव्यू के अंदर शायद हो सकता है कि अलग फैसला आ जाए। मेरा ख्याल ये है कि फैसला शायद जो भी आए, लेकिन रिव्यू के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा जरूर कंसीडर करेगी और उसके ऊपर एक जजमेंट देगी। वसीम सजाद साहब, आपने हाफिज साहब की बात सुनी, क्या आप भी इस मामले को ऐसे देखते हैं कि रिव्यू के अंदर वो कहते हैं कि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अंदर सुकम है? और अगर मैं आपको लॉ मिनिस्टर की बात सुनाऊं, आज़म नज़ीर तारड़ की, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तो अदालत नहीं गई, ना ही वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो खुद अदालत गई, तो फिर जो लोग अदालत गए ही नहीं तो उन्होंने उनके हक में फैसला कैसे आ गया? आप इस मामले को कैसे देखते हैं? एक बात यह है जी कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड फैसला सामने नहीं आया, तो उससे पता चलेगा कि इन मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है, इन कानूनी पहलुओं को देखा है, नहीं देखा है। क्योंकि रिव्यू के कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक तो ये है कि आप रिव्यू में उसी मामले पे दोबारा बहस नहीं कर सकते, यू कांट री आर्ग्यू योर केस। दूसरा ये है कि फैसले में कोई खामी होनी चाहिए जो कि सरफेस पे फ्लोट कर रही है, जो नजर आती हो। जी कता कलामी माफ, मगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब यही तो कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं अगर वो गए ही नहीं अदालत तो उनके हक में फैसला कैसे आ गया? जी बात यह है कि ये तो एक मौकफ है, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती कि वो रिलीफ जो देनी होती है उसको हालात के मुताबिक मोल्ड कर ले, ये कानून में इजाजत है। और मैं एक आपको हवाला देना चाहता हूं कि भुट्टो साहब को जब फांसी का हुक्म दिया था, 4 जजेस ने कहा था कि इनको फांसी दी जाए, 3 ने कहा था कि इनको बरी कर दिया जाए। जब रिव्यू हुआ तो तमाम जजेस ने कहा कि रिव्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि रिव्यू की कंडीशंस वहां पूरी नहीं हो रही थी। तो बावजूद इसके कि ओरिजिनल फैसले में इख्तिलाफ था, रिव्यू में सब ने कहा कि ये रिव्यू लाई नहीं करता। तो लिहाजा देखना ये होगा कि पहली चीज तो ये है कि जो डिटेल फैसला आएगा, क्या उसमें इन चीजों पे बहस की गई है कि पार्टी को रिलीफ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये अपील में नहीं आए कि हम क्या करें, क्या इन चीजों में बहस है? अगर तो इन्होंने फैसला किया हुआ है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर फैसला नहीं किया और ये एरियाज ऐसे हैं जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर गुंजाइश बनती है कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को दोबारा देखे। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द फाइनल ऑर्डर, आपका कहना ये है, एंड वी हैव टू वेट फॉर दैट। साकिब साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर, उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट दी। उन्होंने कहा चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में ये लिखा हुआ है कि उनका कोई भी जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम जो है, वो उनके मेंबर नहीं बन सकता, तो फिर उन्होंने ये कहा कि उसके नतीजे में उनको वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलती जो अक़लियतों के लिए हैं। तो ये भी उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट अब दी है। तो क्या उसके ऊपर आपको लगता है कि ये कोई एक सुकम है रिव्यू में जो निकल सकता है? असल में बात यह है कि इस केस का जो फैसला है उसका एक प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि पीटीआई का जो सिंबल केस था जिसमें इलेक्टोरल सिंबल उनसे स्नैच अवे हुआ बाय वर्च्यू ऑफ ए जजमेंट, उस जजमेंट के नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई या जिसको आज कहा जा रहा है कि मिस इंटरप्रेट किया गया इलेक्शन कमीशन ने, तो असल तो मसला वो था। देखें, वो फैसला चूँकि आइन के मुताबिक नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो किसी के सिंबल से डिप्राइव करना, मेरा ख्याल है ये बड़ा एक
अनथिंकेबल सा डिसीजन था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसके नतीजे में एक पॉलिटिकल पार्टी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की। और उस पे इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी तो डिसॉल्व नहीं हुई थी, पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, उसका अगर सिंबल नहीं भी था तो फिर उसकी जो सीटें उसकी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बनती थी, उनको मिलनी चाहिए थी। अब ये यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमारी चूँकि डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है वो एक कोई मैच्योर और एक बाशऊर तबकात की नुमाइंदगी करते हुए तो परवान नहीं चढ़ा। अभी तक तो हम या अदालतों में होते हैं या जेलों में होते हैं, या अदालतों में होते हैं या जेलों में होते हैं। एक पार्टी आती है तो वो अपने मुखालफिन को जेल में भेज देती है और हुकूमत करना शुरू कर देती है, फिर वो वापस आते हैं तो उनको जेल में भेज देते हैं और हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। देखो ये एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम ना होने की वजह से ये सारा प्रोसेस है जिसको हम बेयर कर रहे हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जिन लोगों को डिसएडवांटेज किया गया है, जिस पार्टी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई है, अगर उसने अवाम के वोट ले लिए हैं और अवाम ने उसके हक में अपनी राय का इजहार कर दिया है, तो फिर उस पार्टी को और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जिंदा रहने का हक मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद साकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम सजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हम फिर आपको ज़हमत देंगे आप तीनों को जब डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो सामने आएगा, चूँकि आपने बड़े वाज़े तौर पे बताया है दैट अ लॉट डिपेंड्स ऑन द डिटेल्ड ऑर्डर, मगर जहाँ तक हमारी लीगल एक्सपर्ट्स की राय है वो बड़ी वाज़े है कि जहाँ तक पाबंदी का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, द गवर्नमेंट इज़ ऑन अ वेरी वीक विकेट। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।